ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। हमने ये पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नहीं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डील विथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देन। चलिए तो डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने बोला था कि जो एक्चुअली हमने रेडिएशंस के बारे में पढ़ा था, ध्यान रखो, रेडिएशंस में हमने एक चीज पढ़ा था स्पेक्ट्रम, है ना? स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा था एक स्पेक्ट्रम किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने एक स्पेक्ट्रम पढ़ा था लाइट का, है ना सर? लाइट जो आपके पास है उसका स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है, वेव गायर, है ना? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और इसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक वैरी होती है, 4000 नैनोमीटर से लेकर 7000 नैनोमीटर तक पढ़ा था हमने, ठीक है? अब ये जो वाइट लाइट आपके पास है, लाइट के हमारे पास कुछ ऐसे फिनोमेनास, जो कि डिपेंड करता है इसके पार्टिकल नेचर पे, जिसमें से हमने बोला था कुछ फिनोमेनास है लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस तरह है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इस तरह है लाइन स्पेक्ट्रम जो कि हमने पढ़ा था, है ना? लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, जिस तरह हाइड्रोजन का पढ़ा था, एटसेट्रा। ये बेस्ड है किस पे, ऑन पार्टिकल नेचर पे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर, ठीक है? उसी में एक वन ऑफ द फिनोमेना हमारे पास है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्या होता है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझिए। मान लीजिए अगर आपके पास कोई मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, अब इस मेटल सरफेस पे मैं किसी सोर्स से रेडिएशन डालूंगा जो कि लाइट हमारे पास होगी, ठीक है? इसकी कुछ एनर्जी होगी E, इसकी कुछ वेवलेंथ लैम्डा, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी न्यू। अब इस मेटल सरफेस पे गिरेगी और अल्टीमेटली यहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू होते हैं। दिस फिनोमेना इज सिंपली कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है? सो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इट इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन a light of minimum frequency is irradiated on it। ये जो दास्तान मैंने बोली इसको थोड़ा स्प्लिट करके मैं समझा दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसकी कुदरती सलाहियत होती है होने की, या थोड़ा सा स्टार्ट कर दो फिर खुद ब खुद हो जाएगी। जिस तरह एक पेपर है ना, इसको जलाने के लिए थोड़ा इग्निशन देना पड़ता है, फिर खुद ब खुद क्या जल जाता है। इस तरह पानी ऊपर से नीचे खुद ब खुद होता है। एसिड और बेस जब मिला देंगे खुद ब खुद वो रिएक्शन होगी। ये सारी प्रोसेसेस कौन सी है, स्पॉन्टेनियस। करोजन होता है, जंग लगता है, दैट इज आल्सो द स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कैन बी स्लो और फास्ट। फास्ट में एग्जांपल आप दो, न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस जब मिलते हैं विद इन सेकेंड्स, है ना? अच्छा, स्लो प्रोसेस बता दो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कौन सी होगी, करोजन, इट टेक्स ईयर्स, है ना? जंग लगना ना वारिया कालस लगा, ठीक है? इसी तरह हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस कुदरती प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन मैंने समझा दिया आपके पास यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सी प्रोसेस है सर, इट इज अ स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो पहले तो पता चला कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है। इमिशन का मतलब होता है निकलना, इमिशन का मतलब क्या होता है, निकलना। और यहाँ पे जो इमिशन आपके पास होगा वो होगा फोटो इमिशन। फोटो इमिशन का मतलब हमारे पास ये होता है कि लाइट की वजह से आपके पास यहाँ पे निकलना, लाइट की वजह से क्या निकलेगा। अब ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस में मेटल के एटम्स हो गए, उस मेटल के एटम्स में
आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होगे कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा। लूजली बाउंड वो इलेक्ट्रॉन होता है जो सबसे दूर होता है न्यूक्लियस से। अब लेकिन दूर होता है लेकिन बाउंड होता है ना न्यूक्लियस से। ऐसा भी नहीं है कि खुद ब खुद निकल जाएगा। यू रिक्वायर सम एनर्जी इन ऑर्डर टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, है ना, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्यों? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का पुल इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे होगा जिसकी वजह से ये नहीं निकल पाएगा। तो कम से कम आपको यहां पे देना पड़ेगा एनर्जी ताकि इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम में से निकालने के लिए। तो ऐसे कितने एटम्स हो गए? बहुत सारे, क्योंकि आप एक ही रेडिएशन मत डालोगे, बहुत सारी रेडिएशन। जब लाइट हम इस पे इरेडिएट करेंगे, लाइट में आपके पास क्वांटम ऑफ पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? फोटॉन्स, है ना सर, हमने पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जो आपके पास लाइट में क्वांटम ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता था? फोटॉन्स, है ना। किसने बोला था? आइंस्टीन ने बोला जो क्वांटम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं लाइट में वो फोटॉन्स हैं। अब लाखों करोड़ों फोटॉन्स इस पे गिरेंगे तो लाखों करोड़ों यहाँ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ पे। ये जो फिनोमेना हमारे पास है, जब आप लाइट, लेकिन मिनिमम एनर्जी है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो मिनिमम वेवलेंथ, क्योंकि आपको पता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से E = h न्यू या hc/λ, ये सारी चीजें आपस में इंटररिलेटेड है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो आपको एनर्जी भी पता है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है आपको वेवलेंथ भी पता है, अगर ये दोनों पता है तो आपको एनर्जी पता है, या आपस में कोई एक चीज पता है तो दूसरी चीज निकल आ जाएगी। तो लाइट जो आप इरेडिएट करोगे विद मिनिमम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, देन आफ्टर व्हाट हैपन्स, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर हम डेफिनेशन लिखे क्या? द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स है जो फोटॉन को इरेडिएट करके निकलेंगे मेटल सरफेस से। फ्रॉम द मेटल सरफेस when a light of क्या मिनिमम, कम से कम क्या एनर्जी होगी कुछ, या फ्रीक्वेंसी होगी कुछ, या वेवलेंथ कुछ होगी, क्योंकि ये आपस में इंटररिलेटेड है। इज इंसिडेंट ऑन इट, इंसिडेंट मतलब इस पे डालोगे। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस इमिशन को, सच टाइप ऑफ इमिशन, मतलब ऐसा इमिशन निकलना इलेक्ट्रॉन्स का, इसको हम क्या कहते हैं? फोटो इमिशन। और एक इमिशन भी होता है सर, हाँ बहुत सारे इमिशंस होते हैं। वन ऑफ एग्जांपल है थर्म इमिशन, मतलब हीट की वजह से निकलना। यहाँ किसकी वजह से है? लाइट। हीट भी कुछ ना कुछ एनर्जी देगी, लाइट जो फोटॉन्स इनके पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ये इम्पार्ट इनको होगी और अल्टीमेटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है ना। दिस फिनोमेना वी कॉल दिस एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। अब मैंने बोला कि कम से कम आपको एनर्जी चाहिए मेटल सरफेस में से निकालने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने जस्ट लाइट डाली और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, नहीं, आपको एक मिनिमम सॉर्ट ऑफ एनर्जी देनी है। क्यों देनी है जरा बताओ? क्योंकि मैंने बोला मेटल सरफेस में किसके एटम्स हो गए? मेटल के एटम। और उन मेटल के एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्या वो फ्री हो गए कि बाउंड हो गए? बाउंड हो गए। दो जो सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए ना, जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, उनके लिए भी आपको कम से कम मिनिमम एनर्जी चाहिए निकालने के लिए। अब ये जो कम से कम एनर्जी चाहिए आपको एक मेटल सरफेस में से इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, इस चीज को हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? थ्रेशहोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। थ्रेशहोल्ड एनर्जी, या दूसरा नाम इसको क्या देंगे सर हम? वर्क फंक्शन। ठीक है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं सर? वी डिनोट इट बाय W0 से करो या φ0 से करो, वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है। सो व्हाट इज दिस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड to eject electrons from metal surface। लेकिन मिनिमम एनर्जी, कम से कम, फ्रॉम मेटल सरफेस।
ठीक है। अब मुझे बता दो ये W0 किसके बराबर होगा? अगर आपके पास मिनिमम एनर्जी है तो इसके लिए कम से कम मिनिमम क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी, है ना। सो उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ भी चाहिए, उस वेवलेंथ को हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। सो व्हाट इज दिस न्यू नॉट? इट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो कोई बोलेगा आपके पास व्हाट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट शुड बी ऑफ। चलिए, सो दिस इज थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। सो अगर आपसे कोई बोलेगा व्हाट इज थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, सोर्स की मिनिमम कितनी चाहिए वेवलेंथ ताकि इलेक्ट्रॉन इधर से इजेक्ट हो, सोर्स की मिनिमम कितनी चाहिए फ्रीक्वेंसी ताकि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो, सोर्स की कितनी चाहिए एनर्जी ताकि इलेक्ट्रॉन्स इधर से इजेक्ट हो। एनर्जी के हिसाब से उसको क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन या थ्रेशहोल्ड एनर्जी, या वेवलेंथ को क्या कहते हैं? थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, या फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बात आई समझ। अगर कोई आपसे पूछे क्यों कम से कम एनर्जी चाहिए, आप कहना कि मेटल सरफेस में मेटल के एटम्स हो गए, मेटल के एटम जो आपके पास है उसमें से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन अगर होगा जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, स्टिल उसके लिए भी कम से कम सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी जरूरत है ताकि इस मेटल सरफेस में से इसको निकाले। सच एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे कंडीशंस लिखें, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो डिफरेंट कंडीशंस क्या क्या होगी? देखिए, पहली चीज जो आपके पास मेटल सरफेस होगा ना, मेटल सरफेस, आपको वो मेटल सरफेस लेनी है जिसकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी ये मिनिमम हो। क्या हो सर? मिनिमम का मतलब है बहुत कम हो। ऐसा नहीं आप कोई भी मेटल सरफेस ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपने ऐसी मेटल सरफेस ली उसके लिए आपको 10 जूल एनर्जी जरूरत है, कोई दूसरी ऐसी ली जिसके लिए 200 जूल जरूरत है, तो प्रेफर कौन से करोगे? जिसके लिए कम लगेगी। ठीक है। सो पहले आपको वही करना है। तो उनके लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा अल्कली मेटल्स, है ना, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के लिए आपके पास कम से कम एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए। जरा बता दो एग्जांपल अल्कली मेटल्स की। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है ना। ये तो पढ़ा होगा ना आपने कम से कम। ठीक है। अब इनमें से सबसे कम किसको लगती है? लिथियम। तो अगर आप लिथियम, वो आपके पास एक बेस्ट मेटल रहेगा जिसके लिए आपको बहुत ही कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। वही होगा? अरे वही होगा। अरे सबसे बेस्ट होगा जो नीचे वाले होंगे। ठीक है। आपने पढ़ा डाउन द ग्रुप रेडियस क्या होता है? इंक्रीज। पढ़ेंगे आगे जाके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी सुना होगा ना कि डाउन द ग्रुप क्या होता है आपके पास? रेडियस इंक्रीज। तो रेडियस इंक्रीज जो लूजली बाउंडेड जो शेल होगा ना वो सबसे दूर होगा। सबसे दूर होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी सबसे कम लगेगी, तो सबसे कम लगेगी फ्रेंशियम में। ठीक है। तो इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम में सबसे कम फ्रेंशियम को लगेगी। जितने भी मेटल्स हैं उनमें से सबसे कम इनको लगेगी और इनमें से सबसे कम किसको लगेगी? फ्रेंशियम को लगेगी। ठीक है। अच्छा, कंडीशन दूसरी क्या है कि जो सोर्स की एनर्जी होनी चाहिए, सोर्स की एनर्जी, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन। होना चाहिए ना, या तो बराबर या तो उससे ज्यादा। मान लीजिए आपके पास 10 जूल एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वर्क फंक्शन 10 जूल है, तो अगर आपके पास सोर्स की एनर्जी 9 जूल्स है तो क्या निकलेगा? नहीं, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। ठीक है। सो या आप ऐसे कह सकते हो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी शुड बी, शाबाश, ग्रेटर और इक्वल टू क्या? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। या वेवलेंथ इट शुड बी लेस और इक्वल टू, क्योंकि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी और किसको? फ्रीक्वेंसी को भी। सो लेस और इक्वल टू क्या होना चाहिए? वेवलेंथ लैम्डा नॉट से। देखो जितनी वेवलेंथ होगी ना कम, उतनी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा, उतनी एनर्जी भी क्या होती है सर? ज्यादा। अगर आपको शक है कोई तो आपको ये चीज पता होगी, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम एनर्जी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम फ्रीक्वेंसी भी होगी। दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है। सो अगर मुझे बता दो, जरा बता दो कंक्लूजन में हम ये कहेंगे, जरा कंक्लूजन हम मैं ये कहेंगे, हम क्या ये चीज कहेंगे कि अगर आपके पास सोर्स की एनर्जी जो होगी ना वो लेस देन होगी किससे? वर्क फंक्शन से। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? तो आप लिखोगे यहां पे क्या? नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। शाबाश। अच्छा, दूसरा
अगर आपके पास E बराबर होगा W0 के, क्या होगा? हाँ, लेकिन मसला ये है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स उधर से निकलेंगे ना, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स उधर से निकलेंगे, आपको 10 जूल एनर्जी सपोज जरूरत थी, आपने 10 ही जूल्स दी, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उधर ही बैठेगा, तो इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। सो हम कहें कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बट विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। सो यू राइट हियर फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद जीरो काइनेटिक एनर्जी इनकी होगी, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, अब आपने एनर्जी तो दी लेकिन जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा दी। अब क्या होगा, जो बची कुची एनर्जी है ना, मान लीजिए 10 जूल ही जरूरत थी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, आपने 50 जूल दी, अब बची कितनी? 40 जूल ये यूटिलाइज करेंगे इन ऑर्डर टू गेन काइनेटिक, मतलब मूवमेंट करने के लिए, वेलोसिटी गेन करने के लिए उनको लगेगी बची कुची एनर्जी। सो वी विल राइट हियर फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद सम काइनेटिक एनर्जी, ये रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंक्लूजन में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। बात आई समझ। एक टर्म हमारे पास है इंटेंसिटी। क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस? इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर हम कहें, या रेडिएशन कोई भी, अब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, यार लाइट है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी है, ठीक है। जिस तरह आपने पढ़ा कॉस्मिक गामा रेस है ना, यूवी रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव, ये सारी चीजें। अब मुझे एक बात बता दो, इंटेंसिटी के माने क्या होता है? बता दो साकिब। थाउजी पत्थर बिरयानी खेत हुई नहीं पेन खे वहाँ पे वानस। इंटेंसिटी क्या होता है? मोमोज के इंटेंसिटी क्या होता है? सुख जवाब दो, इंटेंसिटी क्या होता है? गहराई, शाबाश। लाइट ऐसी इंटेंसिटी ज्यादा ना, क्या होता है? हाँ, मिकदार, कंसंट्रेशन। इंटेंसिटी मिकदार सही, कहीं ना कहीं मतलब क्या मिकदार, कैसे डिफाइन करोगे इंटेंसिटी को? बोलो बोलो। हाँ हाँ, फोटॉन्स, हाँ उसी के रिलेटेड हो गए। देखो इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ, अब यहां लाइट है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इरेडिएटेड डाले आपने पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पे एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आपने इरेडिएट किए, तो इंटेंसिटी क्या होगी सर? ज्यादा। तो सीधी सी बात है, ये ज्यादा एरिया है इसका, इस लाइट का है ना, इसका ज्यादा एरिया है तो इससे क्या निकलेगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा। अगर छोटी होती इससे तो कम। मान लीजिए ये इससे बड़ी है तो इसमें इंटेंसिटी क्या होगी सर? ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स उधर से ज्यादा निकलेगी, मतलब एनर्जी पार्टिकल, जो क्वांटम ऑफ पार्टिकल्स होगी ना लाइट के, वो क्या निकलेंगे सर? ज्यादा निकलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये इंटेंसिटी में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत है। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे हमारे पास, हमने बोला कि आपके पास सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, बची कुछ एनर्जी यहाँ पे हमें यूटिलाइज होगी इन ऑर्डर टू गेन काइनेटिक एनर्जी। उसी के लिए रिलेशनशिप दी थी आइंस्टीन ने, और उसके लिए एक इक्वेशन उसने निकाली थी, दैट्स आइंस्टीन्स फॉर्मूला। वो क्या थी फॉर्मूला? इसको हम दूसरा नाम हम कहते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। सो एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किसने एक्सप्लेन किया था? आइंस्टीन। कैसे? अभी मैंने जो समझा, इसने बोला देखिए एक्चुअली जो आपके पास सोर्स से जो एनर्जी आती है ना, ये यूटिलाइज होती है दो हिस्सों में। कितने? दो हिस्सों में। कितने हिस्से? दो। तो हम यहां पे लिखेंगे एनर्जी ऑफ सोर्स इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज। एनर्जी ऑफ सोर्स इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज। वो कौन कौन सा सर? पहला इसने बोला, शाबाश, इन ऑर्डर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, जिस चीज को हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। इन ऑर्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
जिसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन उसके लिए। क्यों? क्योंकि हमने बोला, इसने एक्सप्लेन किया, क्योंकि आपके पास मेटल सरफेस में मेटल के एटम्स है, वो मेटल के एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन भी है, वो बाइंड है न्यूक्लियस से सम सॉर्ट ऑफ फोर्स से, और उस फोर्स को तोड़ने के लिए आपको कम से कम क्या लगेगी, एक एनर्जी। वही है मेजर किसका, वर्क फंक्शन का। मोर इज दैट फोर्स, मोर यू रिक्वायर एनर्जी। दूसरा, टू गेन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के मान लीजिए 2 हिस्सों में। तो हम लिखे यहाँ पे 10, हम यहाँ पे लिखे ऐसे 10, क्या, जो एनर्जी ऑफ सोर्स है E, ये किस में यूज होता है, एक तो वर्क फंक्शन में, और दूसरा किस में यूज होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करने में, है ना सर, आ जाएगा ना। अच्छा, आपने पढ़ा एनर्जी किसके बराबर होता है, एच न्यू होता है ना, शाबाश, ये होगा एच न्यू नॉट, होगा ना, ये भी एनर्जी है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये फोटोन की एनर्जी नहीं है, ये किसकी है, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, मैं काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना चाहूँ तो किसके बराबर, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, सीधी सी बात है ना। ये सोर्स की एनर्जी काट दो, इसमें वर्क फंक्शन आ जाएगा ना, काइनेटिक एनर्जी कितना है। अच्छा, के का वैल्यू क्या आएगा, एच कॉमन निकलेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, है ना सर। अच्छा, आपने पढ़ा ये भी है ना सर, क्या ये चीज़ पढ़ी होगी ना, C वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या यहाँ लाइट भी है, किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, पढ़ा है ना हमने। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आएगा, C बाई लैम्डा। तो लिखूँ यहाँ पे मैं सर, K का वैल्यू जो आ जाएगा H, ये क्या आएगा, C बाई लैम्डा, ये क्या आएगा, C बाई लैम्डा नॉट। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, C, और यहाँ आएगा 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। ये है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए या तो सोर्स की वेवलेंथ पता है और थ्रेशहोल्ड आपके पास वेवलेंथ, या तो सोर्स की आपके पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी पता और वर्क फंक्शन, या तो अगर फ्रीक्वेंसी पता तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन हाफ ऑफ mv स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, ये आएगा hc इंटू 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। इस तरीके से भी इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ। ये है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पूछा जाएगा, इस पे तो बहुत सारे सवाल भी आते हैं। ठीक है, आई बात समझ। अब बता दो, ये जो एनर्जी सोर्स की कितने वेज में यूटिलाइज होती है, 2। 1 इन ऑर्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। दूसरा किस लिए यूज होता है, इन ऑर्डर टू गेन काइनेटिक एनर्जी। अगर आपके पास जस्ट बराबर होगी, अगर जस्ट बराबर होगी तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे विद 0 काइनेटिक एनर्जी। बराबर क्या मतलब, वर्क फंक्शन के बराबर। अगर उससे कम नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन अगर उससे ज्यादा सोर्स की एनर्जी होगी, एक तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, बची कुछ एनर्जी वो यूटिलाइज करेंगे इन ऑर्डर टू गेन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आई बात समझ। चलिए ठीक है, अब हमारे पास कुछ ग्राफिकल पोर्शंस है इसी में। क्या पहला ग्राफ हमारे पास इसमें है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो इसका ग्राफ कैसे हम ड्रा कर रहे, ध्यान रखो, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा, ध्यान रखो, काइनेटिक एनर्जी है ना के, ध्यान रखो, इट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ध्यान रखना। मेटल के लिए जो वर्क फंक्शन होगी, क्या ये फिक्सड है कि वेरी होगा। मैं करो अख मेटल यूज, पर्टिकुलर मेटल मैंने ये यूज किया, सब लिथियम। अब इसके लिए जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, ये फिक्सड है कि ये चेंज होगी, ये फिक्सड है। पर्टिकुलर मेटल के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, वो फिक्सड है ना। मान लीजिए इसके लिए मुझे 10 जूल जरूरत है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब मैं सोर्स से 5000 दूं, 10,000 दूं, 20,000 दूं, वो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपके पास मेटल की आपके पास वर्क फंक्शन या थ्रेशहोल्ड एनर्जी का हो या वर्क फंक्शन का हो, वो सेम रहने वाली है। अब मान लीजिए आपके पास सोर्स की मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, सोर्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, सोर्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, बची कुछ एनर्जी ज्यादा होगी कि कम, ज्यादा बचना, ज्यादा एनर्जी बचेगी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या बनेगी, ज्यादा। तो आप ये कहोगे ना डायरेक्टली, फिर क्या, जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी, इट इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि न्यू नॉट क्या होता है, फिक्स्ड है ना सर। न्यू नॉट जो आपके पास है ना, न्यू नॉट, ये फिक्स्ड होता है मेटल सरफेस के लिए, ये तो फिक्स्ड है। लेकिन न्यू क्या होगा, चेंज, ये तो चेंज होगा, क्योंकि सोर्स की आप फ्रीक्वेंसी है, ये बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। न्यू नॉट पर्टिकुलर मेटल सरफेस के लिए क्या है सर, फिक्स्ड। थई वन ध्यान, इसको ऐसे कि ये डिपेंडेंट है, y इज इक्वल टू ये m इंटू एक्स माइनस सी, ये ऐसे आपके पास। इसका ग्राफ कैसे आएगा, देखिए
वाई मतलब डिपेंडेंट, वाई मतलब तो डिपेंडेंट, यहां काइनेटिक एनर्जी है ना सर, शाबाश। एक्स मतलब इंडिपेंडेंट, क्या है एक्स के बदले यहां पे फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी पे। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ना, जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। कैसे, देखिए मान लीजिए आपके पास यहां पे फ्रीक्वेंसी जरूरत है 5 हर्ट्ज, कितनी 5 हर्ट्ज जरूरत है, तो सोर्स 5 हर्ट्ज की, तो अगर आपके पास सोर्स की 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा जस्ट उधर ही रहेगा। अब 6 हर्ट्ज इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 1 हर्ट्ज जो एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना वो फ्रीक्वेंसी, वो यूटिलाइज होगी काइनेटिक एनर्जी में। अब आपने 50 हर्ट्ज दिया, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा बचेगी एनर्जी, ज्यादा गेन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ा दोगे उतना ही काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान रखो इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट मतलब ये जो वाई एक्सिस को यहाँ पे काटेगा, कितना है h इंटू न्यू नॉट, तो h इंटू न्यू नॉट का वैल्यू ये है और दैट टू नेगेटिव इस साइड से। अब क्या होगा फिर स्ट्रेट लाइन ये बढ़ेगा, देखो स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, m मतलब स्लोप, स्लोप पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वैल्यू, तो मतलब जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा। लेकिन कब निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, कब काइनेटिक एनर्जी, जब कम से कम न्यू किसके बराबर होगा, न्यू नॉट। जब ये कम से कम ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी फिर काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी। जब तक कि न्यू नॉट, न्यू नहीं आएगा ना न्यू नॉट के बराबर, तब तक काइनेटिक एनर्जी आपके पास कुछ भी नहीं होगी, इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब ये इसके बराबर आ जाएगा तब जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे काइनेटिक एनर्जी भी लीनियरली क्या होगा सर, इंक्रीज। तो इसका स्लोप जो tan थीटा के बराबर होगा, बताओ किसके बराबर आएगा स्लोप, स्लोप आएगा tan थीटा के बराबर होता है, वो यहां किसके बराबर है बताओ, m का वैल्यू यहां क्या है h, तो h के बराबर आने वाला है, ठीक है ना। आई बात समझ। जब तक कि आपके पास न्यू नहीं होगा, न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में होगी, क्या होगी नेगेटिव, मतलब कुछ नहीं है ना, जीरो भी नहीं है आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। जब ये बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा तब आपके पास काइनेटिक एनर्जी गेन करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये आई बात समझ, ये पहला ग्राफ है, फिर से समझाना है, फिर से समझाना है किसी को, फिर से तयस एवानस कैसे ना समझाऊं बे, या वह ग्राफ समझ चाहे ना समझे दिल से सहाल है। अच्छा नेक्स्ट है दूसरा ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी। आई मतलब इंटेंसिटी। अब अभी समझा इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इरेडिएट पर सेकंड पर यूनिट टाइम। वो मुझे तो मैं आकत अगर वो फोटॉन्स त्रवक ज्यादा ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कैसे ज्यादा किन कम, दिमाग लड़े अगर वो फोटॉन्स त्रवक ज्यादा जमाए जामन होता है, अच्छा दप जामन यी अत अथ थो बुथ शैतान ना अपर हाँ ये सही है, सही है अम डोल नक यम ना क्या शैतान। इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ा दूंगा काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, बढ़ा शाबाश। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या सह बढ़ तेल बढ़े इंटेंसिटी से थे ध्यान थे या पर थोस हाजर ध्यान। अख फोटॉन कचन इलेक्ट्रॉन कड़ अकिस 10 कचन कड़न, शाबाश। सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज, कितनी सपोज सोर्स की समझी पूरे पट, सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज, मुझे जरूरत है कम से कम थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 11 हर्ट्ज, कितना क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब निकलेगा वहां बदई में फोटॉन थे क्या नियर है एमिस ती, इसकी भी 10 हर्ट्ज ही होगी ना, इन मैं 10 + 10 को 20, मेरे पास तु वन कि हुई मानियो ना। आपके पास एक इंडिविजुअल फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ये लड़े करने अलग अलग आमत एक सी पूरा ये क्या, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की सहमत रखता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपके पास 10 फोटॉन्स कितने निकालेगा 10, मगर मसला ये है इनकी फ्रीक्वेंसी पहले है ही नहीं बराबर, मत ना क्या कोई फोटॉन निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा यहाँ पे। अब यहाँ तो इंटेंसिटी बढ़ाई ना मैंने, क्या आपके पास यहाँ पे पहले तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहा है, अब काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ने वाला, कुछ नहीं, मत ना। अब दूसरा देखो, अब मेरे पास इनके पास बराबर है ये 11 हर्ट्ज बराबर है, ठीक है 11 हर्ट्ज। अब मुझे बता दो क्या इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, निकलेंगे हाँ बराबर है ना, मगर एक ही रोज ना। अब मुझे बता मैं और रेडिएशन लाऊं,
क्या उससे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे? नहीं। इंटेंसिटी बढ़ाने से ज्यादा फोटॉन्स आपने डाले, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं होगी। मतलब 10 फोटॉन्स लाए 10 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1000 फोटॉन्स लाए तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। बट जैसा इनका नेचर था, अगर काइनेटिक एनर्जी 0 थी तो 0 रहेगी, अगर कुछ थी तो उतनी ही रहने वाली है। तो याद रखो, इंटेंसिटी को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ता है यहां पे, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा अगर इसका ग्राफ बना दे? कैसा होगा? यहां क्या डालें? इंटेंसिटी, और यहां क्या रखे सर? काइनेटिक एनर्जी। कैसा होगा ग्राफ? कुछ नहीं, ऐसा है ना। अगर 0 है तो 0, अगर कुछ है तो उतनी ही रहने वाली है कि काइनेटिक एनर्जी फिक्स्ड, जितनी थी उतनी। अगर 0 होती तो 0 ही, अगर कुछ होती तो उतनी ही रहती, ठीक है। अच्छा, तीसरा ग्राफ। अच्छा, यहां पे क्या लिखोगे? काइनेटिक, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है। अच्छा, दूसरा ध्यान रखो इधर, काइनेटिक इंटेंसिटी वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। व्हाट इज एन? कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? आपने तो अभी देखा ना, अगर मैं ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाऊं, मतलब ज्यादा फोटॉन्स डाले, लेकिन पहले हमें पता है कि उनकी कम से कम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है फ्रीक्वेंसी की, ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाए। अब ज्यादा फोटॉन्स डालोगे तो ज्यादा क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो ये लीनियरली क्या हो जाएगा? इंक्रीज। यहां n और यहां क्या होगा? इंटेंसिटी I होगी ना। 10 इलेक्ट्रॉन तब 10 फोटॉन यार, 50 इलेक्ट्रॉन डालूं 50। लेकिन पहले क्या, स्टिल मैंने क्या बोला कि आपके पास इंटेंसिटी बढ़ाने से तभी निकलेंगे, उनकी मिनिमम कम से कम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ताकि मेटल में से इनको निकाल पाए। जिस तरह मान लीजिए मुझे जरूरत है 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए सोर्स की है मेरे पास 11 हर्ट्ज। कितने? क्या अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? हाँ निकलेंगे। अब मैंने 50 इलेक्ट्रॉन्स को डाला तो कितने निकलेंगे फोटॉन्स? 50। 200 डाला तो 200 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो जितनी इंटेंसिटी बढ़ा दोगे उतने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड वो भी बढ़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक छा? एक अच्छा समझता रहा कल पिटेगा सा, ठीक छा? मजा आवा? ज्यादा मगो कैसा है? ज्यादा गो मक लो ना। अरे नहीं, टॉपिक कंप्लीट हो गया।